AI, AI trade in AI टेक्नोलॉजी, AI revolution financial model with AI. AI की डेवलपमेंट पिछले 5-7 सालों से ऑलरेडी बड़ी तेजी से हो रही थी, लेकिन 2026 में हर कोई AI मॉडल्स, वैल्यूएशंस और नेक्स्ट ब्रेक थ्रू बिल्ड करने वाली कंपनीज और स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, द फ्रंट एंड प्लेयर्स। लेकिन सब उन हिडन स्टॉक्स और सेक्टर्स को नजरअंदाज कर रहे हैं जो AI के पूरे इकोसिस्टम को इनेबल कर रहे हैं। आपको लगता है कि AI सिर्फ एक टूल है जिसमें प्रॉम्प्ट डाला और आ गया जवाब, पर उन जवाबों को क्रिएट करने के लिए पीछे कई सारी इंडस्ट्रीज काम करती हैं। AI को चलाने के लिए लगती है मैसिव इलेक्ट्रिसिटी, एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम्स और हर सेकंड बिना रुकावट के हाई स्पीड डेटा मूवमेंट। इनके बिना AI का स्केल पर चलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर भी ज्यादातर इन्वेस्टर्स इन कंपनीज पर ध्यान ही नहीं दे रहे। इसलिए इस वीडियो में हम ऐसे 5 हिडन स्टॉक्स की बात करेंगे जो इस अपॉर्चुनिटी का एक्चुअल में फायदा उठा सकते हैं, और सिर्फ नाम नहीं, उनका ब्रेकडाउन भी करेंगे ताकि आप उनके आगे का स्कोप भी समझ पाओ और वीडियो के आखिर तक ये खुद भी सीख पाओ कि किसी भी अपॉर्चुनिटी के हिडन प्लेयर्स को पहचानते कैसे हैं। पर ध्यान रहे, हम हर हफ्ते ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस लाते रहते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप काफी कुछ ऑलरेडी मिस कर चुके हैं, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब टू द चैनल और कमेंट सेक्शन में बताना कि इन 5 में से आपके वॉच लिस्ट या पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स ऑलरेडी एडेड हैं। चलिए शुरू करते हैं विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। AI को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज है इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स। इनके बिना AI फंक्शन ही नहीं कर सकता। इसी लेयर की एक इंपॉर्टेंट कंपनी है भारती एयरटेल। अब आपको लग सकता है कि एयरटेल तो सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी है जो मोबाइल सब्सक्राइबर्स और रिचार्ज पर फोकस करती है, लेकिन एयरटेल यूजर्स, बिजनेसेस, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स और डेटा सेंटर्स को कनेक्ट करने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर पर काम करती है। इसीलिए हर AI वर्कलोड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसे नेटवर्क्स पर डिपेंड करता है। कंपनी धीरे धीरे एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस बना रही है जहां फाइबर नेटवर्क्स, डेटा सेंटर्स, क्लाउड सर्विसेज और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है, और इसका असर नंबर्स में भी दिख रहा है। कंपनी का रेवेन्यू 53,982 करोड़ रहा, जो पिछले साल से लगभग 19.6% ज्यादा था। एबिटा मार्जिन 57.7% रहा, जो स्ट्रॉन्ग कॉस्ट एफिशिएंसी को दिखाता है। लेकिन असली कहानी बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में है। डिजिटल सर्विसेज सेगमेंट की ग्रोथ लगभग 39% रही, जबकि क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और IoT बिजनेसेस में भी स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिली। यानी एयरटेल की ग्रोथ धीरे धीरे ट्रेडिशनल टेलीकॉम से निकलकर हाई वैल्यू एंटरप्राइज सेगमेंट्स की तरफ शिफ्ट हो रही है। साथ ही एयरटेल अपने डेटा सेंटर बिजनेस को अग्रेसिवली एक्सपांड कर रही है। सब्सिडरी एनेक्स्ट्रा के थ्रू कंपनी लगभग 1 गीगावाट कैपेसिटी तक स्केल अप करने की प्लानिंग कर रही है। AI अडॉप्शन बढ़ाने के साथ डेटा सेंटर्स की डिमांड भी बढ़ेगी, जिससे ये बिजनेस और इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि एयरटेल खुद भी AI का यूज कर रहा है। आज लगभग 70% कस्टमर इंटरैक्शंस AI सिस्टम्स के थ्रू हैंडल होते हैं और नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन भी इंक्रीजिंगली ऑटोमेटेड हो रहा है। इससे कस्टमर सर्विस इंप्रूव होती है और ऑपरेशनल कॉस्ट कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा एयरटेल IBM के साथ मिलकर AI रेडी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड कर रहा है। यानी कंपनी सिर्फ कनेक्टिविटी प्रोवाइडर नहीं, बल्कि फ्यूचर एंटरप्राइज AI इकोसिस्टम का भी हिस्सा बनना चाहती है। हाँ, कुछ रिस्क्स भी हैं, जैसे फ्यूचर ग्रोथ काफी हद तक ARPO बढ़ने, एंटरप्राइज डील्स को एग्जीक्यूट करने और डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट्स को एफिशिएंटली स्केल करने पर डिपेंड करेगा। रेगुलेटरी चेंजेस और टेलीकॉम प्राइसिंग प्रेशर भी शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट डाल सकता है। लेकिन एयरटेल को सिर्फ एक टेलीकॉम स्टॉक के रूप में देखना शायद पूरी पिक्चर नहीं दिखाता। आज ये कंपनी ग्रेजुअली एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और AI इनेबलिंग इकोसिस्टम प्लेयर के रूप में अपनी पोजीशन बना रहा है, और इसी वजह से ये है हमारी पहली कंपनी। Moving on to the next. AI को चलाने के लिए सर्वर्स चाहिए, सर्वर्स को डेटा सेंटर्स चाहिए और डेटा सेंटर्स को लगातार पावर सप्लाई चाहिए। इसी चेन में अगली कंपनी का रोल शुरू होता है, जो है MTAR टेक्नोलॉजीज। MTAR टेक्नोलॉजीज एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी है जो ऐसे हाईली स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स बनाती है जहां कॉस्ट ऑफ फेलियर बहुत हाई होता है। इसके प्रोडक्ट्स फ्यूल सेल्स, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स और स्पेस मिशंस में यूज होते हैं, जहां क्वालिटी और एक्यूरेसी क्रिटिकल होती है। इसी वजह से इस इंडस्ट्री में आप देखोगे कि एंट्री बैरियर्स भी काफी हैं। लेकिन MTAR की असली स्ट्रेंथ उसका ब्लूम एनर्जी के साथ रिलेशनशिप है। ब्लूम एनर्जी AI डेटा सेंटर्स को रिलायबल और हाई डेंसिटी पावर देने वाले फ्यूल सेल सिस्टम्स बनाता है। आज MTAR के लगभग 60 to 65% रेवेन्यू का सोर्स ब्लूम एनर्जी है। MTAR ब्लूम के फ्यूल सेल सिस्टम्स में यूज होने वाले
हॉट बॉक्स कंपोनेंट्स का लगभग 50 to 60% सप्लाई करता है, आधे से भी ज्यादा। ये ब्लूम के प्रोडक्ट्स के सबसे क्रिटिकल पार्ट्स में से एक है, इसलिए कंपनी को रिप्लेस करना आसान नहीं है। इससे दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग बिजनेस डिपेंडेंसी और स्विचिंग कॉस्ट क्रिएट होता है। यहीं से एआई एंगल शुरू होता है। एआई डेटा सेंटर्स को सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं बल्कि रिलायबल और कंटिन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए। ब्लूम एनर्जी के फ्यूल सेल सिस्टम्स इसी नीड को एड्रेस करते हैं और आज एआई डेटा सेंटर्स में भी यूज हो रहे हैं। दोस्तों, जब ब्रुकफील्ड ने ब्लूम एनर्जी में $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया, मार्केट ने इसे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड के पॉजिटिव सिग्नल के रूप में देखा। अब एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन देखिए। मैनेजमेंट के मुताबिक ब्लूम एनर्जी के थ्रू आने वाले हर 1 गीगावाट ऑर्डर MTAR के लिए लगभग 1100 करोड़ का रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है। कंपैरिजन के लिए कंपनी का एनुअल रेवेन्यू अभी लगभग 676 करोड़ है। यानी अगर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एक्सेलरेट होते हैं तो इंपैक्ट कंपनी के साइज के हिसाब से काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। अब आपको लग सकता है कि यार MTAR तो ये इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी हो गई ना, मेन तो ब्लूम एनर्जी है, लेकिन आप गलत हैं। कंपनी को रिसेंटली 35.56 करोड़ का डेटा सेंटर रिलेटेड ऑर्डर मिला है, जिसे दिसंबर 2026 तक एग्जीक्यूट करना है। यानी कंपनी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन भी बढ़ा रही है। मार्केट ने भी इसी स्टोरी को नोटिस किया है। पिछले एक साल में स्टॉक लगभग 170 से 180% री-रेट हुआ है और सिर्फ पिछले 3 महीने में ही करीब 40% रैली देखने को मिली है। इस ऑप्टिमिज्म को और सपोर्ट मिला जब ब्लूम एनर्जी ने ओरेकल के साथ एआई डेटा सेंटर्स के लिए 2.8 गीगावाट पावर डील साइन की। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होते हैं तो इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट MTAR तक पहुंच सकता है और कंपनी की ग्रोथ विजिबिलिटी भी इंप्रूव हो सकती है। लेकिन रिस्क्स भी हैं। सबसे बड़ा रिस्क क्लाइंट कंसंट्रेशन का है, क्योंकि आज भी कंपनी का काफी रेवेन्यू ब्लूम एनर्जी पर डिपेंड करता है। साथ ही ब्लूम के एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी और डेटा सेंटर ऑर्डर्स की टाइमली डिलीवरी को भी क्लोजली मॉनिटर करना होगा। अगले 2-4 क्वार्टर्स में यही फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि कंपनी का करंट ग्रोथ नैरेटिव सस्टेन करता है या ग्रोथ की स्पीड धीमी पड़ती है। तो यहां तक हमारे 2 बैक एंड स्टॉक्स हो गए। अब अगली कंपनी एआई की एक और बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, हीट मैनेजमेंट। जितना ज्यादा एआई यूज होगा उतने ज्यादा पावरफुल सर्वर्स और जीपीयूज चलेंगे, और जितनी ज्यादा कंप्यूटिंग होगी उतनी ही ज्यादा हीट जनरेट होगी। अगर इस हीट को एफिशिएंटली मैनेज ना किया जाए तो डेटा सेंटर्स की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी दोनों इंपैक्ट हो सकती है। इसी लेयर में आती है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। एरोफ्लेक्स प्रिसीजन फ्लो सॉल्यूशंस बनाती है, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो लिक्विड्स और गैसेस के फ्लो को कंट्रोल और मैनेज करते हैं। कंपनी अब तक होजेस और फ्लो सिस्टम्स के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब एक नए सेगमेंट दैट इज लिक्विड कूलिंग सिस्टम्स में एंटर कर रही है, और यही इस स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती है। एआई डेटा सेंटर्स में ट्रेडिशनल एयर कूलिंग की जगह धीरे धीरे लिक्विड कूलिंग अडॉप्ट की जा रही है, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस चिप्स को ठंडा रखने के लिए ये ज्यादा इफेक्टिव होती है। सिर्फ एंट्री ही नहीं, कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स भी इंप्रूव हो रहा है। पिछली क्वार्टर में एरोफ्लेक्स ने अपना हाईएस्ट एवर रेवेन्यू 121 करोड़ रिपोर्ट किया, जबकि एबिटा मार्जिन लगभग 23.5% रहा। मैनेजमेंट के मुताबिक इस ग्रोथ का एक मेजर रीजन हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन था। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिक्विड कूलिंग सिस्टम्स और असेंबलीज पर स्टैंडर्ड होजेस के कंपैरिजन में जनरली ज्यादा मार्जिन मिलते हैं। लेकिन एआई अपॉर्चुनिटी यहीं खत्म नहीं होती। कंपनी डेटा सेंटर कूलिंग के लिए अपने फ्लो कंट्रोल कंपोनेंट्स की पहली कमर्शियल डिस्पैच ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है। डिमांड को देखते हुए मैनेजमेंट एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी को 2000 यूनिट से बढ़ाकर 15000 यूनिट्स तक ले जाना चाहती है, जिसका टारगेट जून 2026 रखा गया है। सिंपल शब्दों में मैनेजमेंट को फ्यूचर डिमांड पर काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। एक और पॉजिटिव पॉइंट यह है कि कंपनी ने एक यूएस बेस्ड फर्म के साथ लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया है। इससे एरोफ्लेक्स को एक स्टेबल ऑर्डर पाइपलाइन मिल सकती है, स्पेशली उस मार्केट में जो ग्लोबली लगभग $3 बिलियन से बढ़कर अगले कुछ सालों में $20 बिलियन से ज्यादा का हो सकता है। साथ ही मैनेजमेंट ने लोअर प्रायोरिटी सेगमेंट्स में केपेक्स कम करके कैपिटल को लिक्विड कूलिंग और ऑटोमेशन जैसे ग्रोथ एरियाज में रिडायरेक्ट किया है। यानी पैसा उन अपॉर्चुनिटीज पर लगाया जा रहा है जहां फ्यूचर ग्रोथ और रिटर्न्स दोनों ज्यादा दिख रहे हैं। एक्सपोर्ट्स भी लगभग 30% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुए हैं, और कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 70% से ज्यादा हिस्सा इंटरनेशनल मार्केट से आता है। यह दिखाता है कि ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ कंपनी के रिलेशनशिप्स काफी स्ट्रांग है। लेकिन रिस्क्स भी हैं। फ्यूचर ग्रोथ काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करेगा कि एरोफ्लेक्स लिक्विड कूलिंग बिजनेस को कितनी सक्सेसफुली स्केल कर पाते हैं। साथ ही एक्सपोर्ट डिमांड में वॉलिटिलिटी और कैपेसिटी एक्सपेंशन को टाइम पर एग्जीक्यूट करना भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन यह बिजनेस अभी भी अपनी शुरुआती फेज में है। अब आती है वो कंपनी जो एआई का सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, कंप्यूट पावर। दोस्तों, एआई मॉडल कितना भी एडवांस्ड हो, उसे ट्रेन करने के लिए पावरफुल सर्वर्स और जीपीयूज की जरूरत होती है। इनके बिना एआई मॉडल्स बन ही नहीं सकते, और इसी लेयर में काम करती है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। नेटवेब हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स, जीपीयू बेस्ड सर्वर्स और सुपर कंप्यूटर्स डिजाइन
डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है। ये वही मशीन्स हैं जो एआई मॉडल ट्रेनिंग, लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग और कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग वर्कलोड्स के लिए यूज होती हैं। अगर एआई को एक फैक्ट्री मान ले तो नेटवेब उस फैक्ट्री की मशीन्स बनाने का काम करती है। इसी वजह से कंपनी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम की डायरेक्ट बेनिफिशियरी मानी जाती है। डायरेक्ट इस बिजनेस को और इंटरेस्टिंग बनाता है इसका रेवेन्यू मिक्स। Q3 FY26 में कंपनी के लगभग 64% रेवेन्यू का सोर्स एआई सिस्टम्स थे। यानी ग्रोथ सिर्फ नॉर्मल आईटी डिमांड से नहीं बल्कि स्पेसिफिकली एआई अडॉप्शन और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट से आ रहा है। चाहे एंटरप्राइज क्लाइंट्स हो या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, दोनों तरफ से एआई डिमांड एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर बनी हुई है। फाइनेंशियल्स भी इसी ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। कंपनी का रेवेन्यू 805 करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 141% ग्रोथ थी। साथ ही पैट 73 करोड़ रहा, जो करीब 147% ग्रो हुआ। यानी स्केल के साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो रही है। लेकिन नेटवेब के बिजनेस का एक यूनिक एस्पेक्ट है, कंपनी काफी हद तक लार्ज ऑर्डर्स पर डिपेंड करती है। एक ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कभी कभी क्वार्टरली परफॉर्मेंस पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल सकता है। इसलिए ग्रोथ स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन हर क्वार्टर प्रेडिक्टेबल हो ये जरूरी नहीं है। मैनेजमेंट और एनालिस्ट का मानना है कि अगले कुछ सालों में कंपनी 30 to 40% ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर रह सकती है, जिसका मेजर रीजन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की स्ट्रांग पाइपलाइन है। मार्केट ने भी इस स्टोरी को अग्रेसिवली प्राइस किया है। पिछले एक साल में स्टॉक ने लगभग 120% रिटर्न्स दिए, लेकिन इसका ट्रेडिंग रेंज 1397 से लेकर 4480 तक रहा, जो दिखाता है कि रिटर्न्स के साथ वॉलिटिलिटी भी काफी ज्यादा है। अब रिस्क की बात करें तो 3 चीजें क्लोजली ट्रैक करनी होगी। पहला, लार्ज ऑर्डर्स का सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। दूसरा, एंटरप्राइज और गवर्नमेंट केपेक्स साइकिल्स, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग डिमांड को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। और तीसरा, करंट वैल्यूएशंस, क्योंकि ग्रोथ विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन अगले 2-4 क्वार्टर्स में कंसिस्टेंसी लार्जली एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगी। इसलिए नेटवेब को सिर्फ एक सर्वर मैन्युफैक्चरर के रूप में देखना शायद सही नहीं होगा। आज ये इंडिया के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट का एक डायरेक्ट प्ले बनकर उभर रहा है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉक। दोस्तों, एआई की दुनिया में सिर्फ पावरफुल चिप्स और सर्वर्स काफी नहीं होते, डेटा को भी अल्ट्रा फास्ट स्पीड से मूव करना पड़ता है। और इसी लेयर में हमने 2 कंपनीज कवर की है। पहली है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज को लोग ट्रेडिशनली ऑप्टिकल फाइबर और टेलीकॉम केबल कंपनी के रूप में जानते हैं, लेकिन आज कंपनी का बिजनेस काफी इवॉल्व हो चुका है। अब ये सिर्फ केबल्स बेचने वाली कंपनी नहीं, बल्कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी हाई स्पीड फाइबर नेटवर्क्स, लो लेटेंसी कनेक्टिविटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती है। और एआई के लिए ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कंप्यूट पावर, क्योंकि एआई मॉडल्स को डेटा सेंटर्स और क्लाउड एनवायरनमेंट्स के बीच कंटिन्यूअसली मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर करना पड़ता है। अगर कनेक्टिविटी फास्ट ना हो तो पूरा सिस्टम बॉटलनेक क्रिएट कर सकता है। बिजनेस के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट देखने को मिल रहा है। आज कंपनी के रेवेन्यू का लगभग 20% हिस्सा एंटरप्राइज और डेटा सेंटर रिलेटेड सेगमेंट से आता है। मैनेजमेंट का टारगेट इसे अगले 12 से 18 महीने में लगभग 30% तक ले जाना है। यानी कंपनी ट्रेडिशनल टेलीकॉम से निकलकर हायर ग्रोथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ रही है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड का इंपैक्ट ऑर्डर्स में भी दिख रहा है। लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी ने 500 करोड़ से ज्यादा का डेटा सेंटर रिलेटेड ऑर्डर्स सिक्योर किए हैं, जो एआई ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट में बढ़ती पार्टिसिपेशन को इंडिकेट करता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इस ट्रांजिशन को सपोर्ट करते हैं। क्वार्टर के दौरान रेवेन्यू 1257 करोड़ रहा, जो पिछले साल से लगभग 26% से ज्यादा था। साथ ही एबिटा मार्जिन करीब 10% रहा, जो स्केल के साथ इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कंपनी का टेक्नोलॉजी बेस है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के पास 780 से ज्यादा पेटेंट्स हैं और कंपनी 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में प्रेजेंस रखती है। यानी ये सिर्फ इंडिया फोकस प्लेयर नहीं बल्कि ग्लोबल कनेक्टिविटी इकोसिस्टम का भी हिस्सा है। अगर एआई के चलते डेटा ट्रैफिक और कनेक्टिविटी डिमांड बढ़ती है तो कंपनी उस ट्रेंड का बेनिफिट उठा सकती है, लेकिन रिस्क्स भी हैं। रॉ मटेरियल और इनपुट कॉस्ट वॉलिटिलिटी मार्जिन्स को इंपैक्ट कर सकती है। साथ ही बिजनेस का एक हिस्सा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग से लिंक्ड है, इसलिए ग्लोबल टेलीकॉम केपेक्स साइकिल पर भी नजर रखनी होगी। अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है, लेकिन ग्रोथ की स्पीड इंडस्ट्री स्पेंडिंग और कंपनी की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी पर डिपेंड करेगी। इसी लेयर में जो हमारी दूसरी कंपनी है वो है फिनोलेक्स केबल्स। जी हाँ, कंपनी का फोकस मेनली केबल्स और वायर्स पर है, ना कि पूरा एंड टू एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने पर। मान लो अगर स्टरलाइज हाईवेज बनाने में मदद करते हैं तो फिनोलेक्स उन हाईवेज के लिए जरूरी रोड्स और कनेक्शंस प्रोवाइड करती है। एआई के बढ़ते यूज के साथ डेटा कंजम्पशन और नेटवर्क ट्रैफिक दोनों बढ़ेंगे, और जैसे जैसे डेटा मूवमेंट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे कम्युनिकेशन केबल्स और फाइबर नेटवर्क्स की डिमांड भी नेचुरली इंक्रीज होगी। इसीलिए फिनोलेक्स को एआई का डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी माना जा सकता है। फाइनेंशियल्स भी इस डिमांड को रिफ्लेक्ट करते हैं। FY25 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 5318 करोड़ रहा और Q3 FY26 में रेवेन्यू लगभग 33.7% ग्रो होकर 1640 करोड़ तक पहुंच गया। ये ग्रोथ लार्जली कम्युनिकेशन केबल्स की स्ट्रॉन्ग डिमांड की वजह से देखने को मिला। इस डिमांड के पीछे कुछ क्लियर ड्राइवर्स हैं: टेलीकॉम नेटवर्क एक्सपेंशन, हाउसिंग और रियल एस्टेट डिमांड
और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट। जैसे जैसे फाइबर पेनिट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी सपोर्ट होगी। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिनोलेक्स की ग्रोथ स्टोरी एआई अडॉप्शन से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, लेकिन अगर एआई के कारण डेटा यूसेज और नेटवर्क लोड बढ़ता है तो उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट केबल इंडस्ट्री को मिल सकता है। इसी वजह से कंपनी को एक रिलेटिवली स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले के रूप में देखा जा सकता है। ब्रोकरेज एस्टिमेट्स के मुताबिक FY 25 से 28 के बीच कंपनी लगभग 12 से 13% CAGR ग्रोथ डिलीवर कर सकती है। यानी ये स्टोरी एक्सप्लोसिव ग्रोथ से ज्यादा स्टेडी कंपाउंडिंग की लगती है, लेकिन रिस्क्स भी है। कॉपर प्राइसेस में वॉलेटिलिटी मार्जिन्स को इंपैक्ट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग साइकिल्स डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन केबल डिमांड की कंसिस्टेंसी को मॉनिटर करना होगा। इसलिए अगर कुछ कंपनीज एआई इकोसिस्टम में हाई ग्रोथ बेट्स हैं तो फिनोलेक्स को उस इकोसिस्टम का एक रिलेटिवली स्टेबल और एग्जीक्यूशन ड्रिवन प्लेयर माना जा सकता है। तो ये थी 5 कंपनीज जो एआई बूम से अलग अलग तरीकों से बेनिफिट कर सकती हैं। किसी का रोल कनेक्टिविटी में है, किसी का पावर और कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो कोई एआई के लिए रिक्वायर्ड कंप्यूटिंग सिस्टम्स और डेटा मूवमेंट को इनेबल कर रहा है। एक कॉमन थीम जो इन सब कंपनीज में देखने को मिली वो ये है कि एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर या चैट बॉट्स की स्टोरी नहीं है, इसके पीछे एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम खड़ा है और यही कंपनीज उस इकोसिस्टम के इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रीसेंट क्वार्टर्स में इनमें से काफी कंपनीज ने स्ट्रॉन्ग बिजनेस मूवमेंट दिखाया है और मार्केट्स ने भी इन अपॉर्चुनिटीज को पॉजिटिवली प्राइस करना शुरू किया है। ये इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टर्स भी एआई लेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पर काफी क्लोजली नजर रख रहे हैं। अब आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि इन 5 कंपनीज में से कौन सी कंपनी आपकी वॉच लिस्ट या पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एडेड है और कौन सी कंपनी आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.